आरएसएस बीजेपी केवल विश्वविद्यालय और शिक्षा को ही कब्जे में करके बर्बाद नहीं कर चुकी है, देश के हर लोकतांत्रिक संस्थान को कब्जे में कर चुकी है। युवाओं के आंदोलन पर पैलेट गन और गोली किसने चलवाई, किसका ऑर्डर था? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कौन कर गया? आके बोल देते, सदन चल जाता। भाजपा जवाब नहीं देना चाहती, वो कहते हैं चर्चा होगी। चर्चा के लिए जो विपक्ष कह रहा था कि शर्तें लगा रहे हैं और आखिर में आके भाषण सुनाएंगे चले जाएंगे, हम आपका भाषण क्यों सुने? देश आपका भाषण क्यों सुने? देश को जवाब चाहिए। लोकतंत्र को कैसे गला घोटना है ये अमित शाह करते हैं, वरना 240 सीटों पर बीजेपी को जिस जनता ने रोक दिया, आप किस बेशर्मी से कहते हैं कि हम 300 पार हो चुके हैं? जैसे FCRA बिल ले आए, कह रहे फॉरेन फंडिंग को विदेश विरोधी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए हम इसको जांच करेंगे। तो RSS का जांच क्यों नहीं करेंगे? इसके आड़ में किसकी जांच आप करना चाहते हैं? इस बार यूपी भाजपा जाएगी और उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, मानसून का सत्र समाप्त हो चुका है, संसद का काफ़ी लंबा सत्र चला, लेकिन इसमें जो है जिस तरह के विधेयक पास होने थे वो पास हो नहीं पाए और भाजपा ने सीधे सीधे इंडिया अलायंस पे यह आरोप लगाया कि सदन जो है चलने नहीं दिया गया। हमारे साथ लक्ष्मण यादव हैं। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहेंगे? सीधे सीधे भाजपा आरोप लगा रही है कि सदन को चलने नहीं दिया गया और राहुल गांधी चर्चा से भाग भी रहे हैं। कभी भी आपने ऐसा देखा कि सदन चल रहा हो 20 जुलाई 21 जुलाई के आसपास से और उसके बाद 13 अगस्त अपनी कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी आए, लोकसभा अध्यक्ष आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष आ रहे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा समूचा विपक्ष, सत्ताधारी दल के भी कुछ लोग थे, किरण रिजिजू आते थे। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी वाली कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहे थे? विपक्ष यही मांग कर रहा था, आप आइए और आप जवाब दीजिए। युवाओं के आंदोलन पर पैलेट गन और गोली किसने चलवाई, किसका ऑर्डर था? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कौन कर गया? आके बोल देते, सदन चल जाता। भाजपा जवाब नहीं देना चाहती, विपक्ष सवाल पूछे, ये जो जनता ने उसको जिम्मेदारी दी है। अगर सपा कांग्रेस ये सवाल नहीं करेगी तो जनता उनसे सवाल करेगी। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, तुम सदन में बोले नहीं, प्रधानमंत्री से पूछे नहीं। अब विपक्ष कहेगा हमने पूछा, हम नारे लगाए, हमने उनको पूछा कि ये चढ़ावा कौन चुराया, हमने उनसे पूछा कि ये गोली किसने चलवाया, वो भाग गए। अब भाजपा के पास इस बात का जवाब तो है नहीं। वो कहते कि सदन चलता तब जवाब देते, वो तो एक बात है, आप जवाब देते सदन चल जाता। लेकिन अमित शाह ने कल कहा ना कि मैं 24 घंटे जो है सदन में रहूंगा, ठीक है। कल ही वो उन्होंने कहा नियम 193 के तहत चर्चा होनी है, ठीक है, लेकिन इस पे जो है फिर बात नहीं बनी। अब उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। अब तक कई बार ऐसा हुआ, इस तरह का माहौल होता था, गृह मंत्री आके बैठते थे। आप अंदर हैं और सदन में क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये कि नियम शर्तें लगा करके चर्चा क्यों? एक लाइन का बयान भी तो हो सकता है। बड़े बड़े मुद्दे इस देश में होते रहे, आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, विशेष नोटिस दी जाती है विपक्ष के द्वारा, इस पर सरकार जवाब दे, सरकार जवाब देती है एक लाइन की। वो कहते हैं चर्चा होगी। चर्चा के लिए जो विपक्ष कह रहा था कि शर्तें लगा रहे हैं और आखिर में आके भाषण सुनाएंगे चले जाएंगे, हम आपका भाषण क्यों सुने? देश आपका भाषण क्यों सुने? देश को जवाब चाहिए। अमित शाह इसका जवाब क्यों नहीं दिए? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों लोग बहुत डरे हुए लग रहे हैं। युवाओं के आंदोलन से डरे हों या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से डरे हों, कुछ तो है जो उनका डर दिख रहा है, इसलिए वो रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। अमित शाह कभी सदन से गायब नहीं होते। पहली बार ऐसा हुआ पिछले 12 सालों में, आप देखेंगे कि इतने लंबे समय तक वो गायब रहे। ये कौन सी रणनीति है उनकी? और मुझे लग रहा है कि वो अटैची लेकर के खोज रहे होंगे कि वो जो 2/3 बहुमत चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना है, सांसदों को मिलवाना है, उसमें कुछ कमी रह गई, उस काम में लगे। लोकतंत्र को कैसे गला घोटना है ये अमित शाह करते हैं, वरना 240 सीटों पर बीजेपी को जिस जनता ने रोक दिया, आप किस बेशर्मी से कहते हैं कि हम 300 पार हो चुके हैं? आप खुलेआम विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ रहे हैं, अपनी तरफ मिला रहे हैं, कौन नहीं समझता? और आप इस काम में लगे। आप वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिबास में परिसीमन बिल पास कराना चाहते हैं और परिसीमन बिल के जरिए आप जो है बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस देश में लोकतंत्र और संविधान को भीतर से कमजोर करना चाहते हैं। FCRA जैसा बिल ले, नियम भी तो है कि परिसीमन होना चाहिए 25 सालों के बाद, ये तो है संवैधानिक है। वुमेन रिजर्वेशन जो पास हो चुका है उसको इसके साथ क्यों चिपकाया? सवाल नंबर 1। परिसीमन जो हुआ है असम मॉडल, उसके हिसाब से परिसीमन होना चाहिए क्या? 300 किलोमीटर तक की जो है वो विधानसभा होती है कहीं, जो परिसीमन किया है असम में उन्होंने, जिस पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं, उसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं
क्योंकि जो शर्तें, जो विपक्ष की आपत्तियां हैं, सत्ताधारी दल को उसका जवाब देना होता है, वो जवाब देते नहीं, इसलिए भागते हैं और अपने नैरेटिव मीडिया के जरिए चलवाते हैं। तो वो दोनों नैरेटिव फेल हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत मुश्किल में गिर चुके हैं। परिसीमन बिल की बहुत चर्चा है, और क्या लगता है आखिर इस परिसीमन बिल को पास होने में क्यों आप लोग जो है अड़ंगाड़ लगा रहे हैं, और भाजपा क्या हासिल करना चाहती है? अगर आम जनता को आप कैसे समझाएंगे? आप देखिए, भाजपा एक एक बूथ, एक एक वोटर को ये पहचान चुकी है कि कौन हमारे खिलाफ है, उनको बांट दो ताकि हमें कोई हराए ना। या जितने लोग हमारे खिलाफ हैं, जो आरएसएस बीजेपी की राजनीति को समझते हैं, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, उन सबको या तो एक ही जगह कर दो या बांट दो। इतना बांट दो कि उनके असर से कोई विधानसभा लोकसभा प्रभावित ना हो, या एक ही जगह कर दो कि उतने में ही रह जाएं, बाकी सब हम जीत लें। बहुत तरह के पेच हैं कि कहाँ सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसका कोई ड्राफ्ट आज तक नहीं आप दी है लिखित रूप में। मैं फिर से कह रहा हूँ, असम में जैसा परिसीमन आपने किया उसका असर तो सामने है। तो इस सब को विश्वास में लेकर के काम करिए। हर काम, जैसे FCRA बिल ले आए, कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग को विदेश विरोधी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए हम इसको जांच करेंगे। तो RSS का जांच क्यों नहीं करेंगे? इसके आड़ में किसकी जांच आप करना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब देने के बजाय वो अपने हिडन एजेंडा को चला रहे हैं। हमें लगता है कि अब इस देश में यूथ के आंदोलन के बाद RSS बीजेपी केवल विश्वविद्यालय और शिक्षा को ही कब्जे में करके बर्बाद नहीं कर चुकी है, देश के हर लोकतांत्रिक संस्थान को कब्जे में कर चुकी है। ये बात सब लोग समझ रहे हैं। अब इसका जवाब जनता देगी। आरएसएस को लेकर कनाडा में मांग उठी है कि बैन किया जाए, हालांकि विपक्ष ने वहां कहा है नहीं। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी देश विरोधी चीज़, भारत की जो आत्म है, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसका विरोधी जो भी है उसको देश में नहीं ताकत में होना चाहिए, वो कमज़ोर होना चाहिए। आरएसएस विचार से ही, आइडिया ऑफ इंडिया और संविधान से मेल नहीं खाता है, इसलिए हम आरएसएस के विरोधी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नारा है, जबकि हकीकत में एक पेड़ माँ के नाम, लाखों पेड़ अडानी के नाम। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार देगी, बाकी को शिक्षा रोजगार छीन लेगी। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब उनको देगी जनता को, और कहेगी विश्व गुरु बन रहा है, डंका बज रहा है। और सब कुछ में नियंत्रण आरएसएस का होगा। अपने लोगों को विश्वविद्यालय में कुलपति बनाएगी, उन्हीं के लोगों को हर जगह बना देगी, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाएगी, आरक्षण का विरोध करेगी। इसलिए हम आरएसएस को इस देश में ताकत में नहीं चाहते। हम इस विचारधारा के हमेशा खिलाफ रहे। हम इस देश में गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, लोहिया, मंडल कमीशन, इसकी जो विचारधारा है उसका ये देश बनाना चाहते हैं। लेकिन चंदा चोरी हुई, और चंदा चोरी पे कार्रवाई भी योगी सरकार कर रही है, लेकिन आप लोग सनातन कोई का कार्रवाई अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं SIT का कि गठन नहीं हुआ? दूध का दूध, पानी का पानी हुआ क्या? SIT का निष्कर्ष क्या? SIT तो जमीन घोटाले में भी बनी थी, क्या हुआ आज तक? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकी थी, तो SIT बनी थी। कोई जेल में है? कोई कार्रवाई हुई? किसी को पता है? SIT तो धोखा है। SIT के ऊपर सवाल उठ गए थे, कई लोग उसमें संदिग्ध थे, और जितने लोग राम मंदिर का चढ़ावा दिए उसमें से छोटी मछलियों को आपने कार्रवाई की, बड़ी मछलियाँ कहाँ गई? ये आरएसएस और बीजेपी वाले उसमें थे। आरएसएस बीजेपी वालों पर कार्रवाई कब होगी, और दूध का दूध, पानी का पानी कब होगा? ये तो राम भक्त पूछ रहे हैं, आस्थावान हिंदू पूछ रहे हैं, इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। और जो लोग प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं उनको तुम कह रहे हो सनातन विरोधी। और हनुमान को पार्टी का झंडा पकड़ के नचवाने वाला कौन? हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाने वाला कौन? इस भाजपा को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि आप आस्था पर इस तरह से टिप्पणियाँ करें। आपने भगवान राम के नाम पर जो मंदिर बना उसके चढ़ावा चोरी जो करवा रही है, उस करवाने के बाद अब आपको धर्म पर बोलना नहीं, आपको केवल जवाब देना है। और उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है अब वहाँ भी महिलाओं के लिए फिर से 50,000 रुपए के कुछ योजना की घोषणा की जा रही है? उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे अलहदा चुनाव होगा। इस तरह से वोट खरीदने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। 9 साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। सब इंतजार कर रहे हैं हिसाब करने के। आखिरी मोर्चे पर बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह जो वोट प्रभावित करने के लिए कर रही है, ये बुरी हालत होगी। जनता, हमको लगता है उत्तर प्रदेश के लेके पैसा रख ले, क्योंकि उसी का है। हाँ। लेकिन वोट भाजपा को कोई नहीं देने वाला। एथेनॉल के लेके क्या कहेंगे? एथेनॉल को लेके सीधे सीधे सरकार लगातार जो है विज्ञापन दे रही है। आप लोग पैसे देके वीडियो बनवा रहे हैं, जो है उनको बदनाम कर रहे हैं। जनता खुद कह रही है कि उनकी गाड़ी खराब हो रही है। हाँ। जनता का हिसाब देना होगा। जो प्रक्रिया इस देश के लोगों के बुनियादी चीज़ों के खिलाफ है उसको बंद होना चाहिए। चंद पूंजीपतियों से गठजोड़ करके बड़े बड़े मिनिस्टर इस तरह की चीज़ करवा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। शुक्रिया। अखिलेश जी आ रहे इस बार यूपी? भाजपा जाएगी,
और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया। तो लक्ष्मण यादव हमारे साथ थे और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि इस बार जो है यूपी में 2027 में योगी बाबा जाएंगे और अखिलेश जो है यादव इस बार आएंगे। लेकिन जनता क्या सोच रही है, 6 महीने बाद चुनाव है, ये तो जनता ही बताएगी। फिलहाल के लिए मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।